हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना पढ़ेंगे, वो है जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत तरह के होते हैं, जिन्हें हम बैलेंस शीट बोलते हैं, पी एंड एल बोलते हैं और कैश फ्लोज बोलते हैं। उनसे क्या है, उनका डीप एनालिसिस किस लिए किया जाता है और फर्दर उन्हें किस तरह से किया जाता है और उनका यूज़ क्या होता है, वो फर्दर हम आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले हम उसके मीनिंग करने पड़ेंगे कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किया जाता है, ये मीनिंग क्या है इस चीज़ का, ये एनालिसिस होता क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। और फिर उसकी टूल्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से टूल्स इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद उसका प्रोसेस क्या है कि किस तरह से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर वे में या किस तरह से किया जाता है। और साथ ही साथ हम उसके पर्पस के बारे में जानेंगे कि किस कारण से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं। और उसके बाद हम उसके यूजर्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जुड़ा होता है और कौन है इसके यूजर जो इन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो उसके पहले हम इसके मीनिंग के बारे में जान लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअल में होता क्या है। The analysis of financial statement is a systematic process of analyzing the financial information in a financial statement. ये स्टेप बाय स्टेप काम होता है। अब जैसे कि आपको पता है, अकाउंटेंसी में सारे काम स्टेप बाय स्टेप किए जाते हैं। जो एंट्री रिकॉर्ड की जाती है वो पहले जर्नल में रिकॉर्ड की जाती है, फिर लेजर में रिकॉर्ड की जाती है, फिर उसके बाद फर्दर अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस के बाद और जाकर फिर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, कैश फ्लो, ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट, जिनसे हम फर्दर और आगे और डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम बनाते हैं उनका जो उनमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है हमें, तरह तरह के नंबर्स, अमाउंट्स, उनके साथ ही साथ टोटल एसेट, टोटल लाइबिलिटी, इक्विटी, कंटीजेंट लाइबिलिटी, है ना, एसेट्स, इन सब के बारे में इनसे क्या पता चलता है, इनसे इनको हम समझते हैं कि हमारे जो अभी बिजनेस की करंट फाइनेंशियल पोजीशन है क्या। अभी जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है वो कितनी है, जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो क्या है, पहले कितनी थी और अब कितनी परसेंटेज इंक्रीज हो गई हमारी प्रॉफिटेबिलिटी। साथ ही साथ इनको समझने के साथ साथ हम एक डिसीजन भी लेते हैं फॉर फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर के लिए हम प्लानिंग करते हैं कंपनी में सब कुछ। अंडरस्टैंड एंड डिसीजन मेकिंग इसका मेन पार्ट होता है कि पहले हम जो डाटा गिवन है हमारे पास अभी है एट द टाइम, उसे समझे, पहले अंडरस्टूड करें कि ये हमें आगे हमें किस तरह का डिसीजन और क्या कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। उसके बाद हम वो डिसीजन पे अमल करने के लिए पहले उस पर फर्दर और एनालाइज करते हैं, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़ होता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का यूज़ होता है, फिर हम कोई फर्दर कोई डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है द कॉम्प्लेक्स डाटा। जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन होता है वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, बहुत बड़े 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 डिजिट्स के नंबर्स होते हैं और बहुत बड़े स्ट्रिक्ट, मतलब एक ऐसे पर्टिकुलर में लिखा जाता है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, है ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कॉस्ट, बहुत 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 ऑफिशियल फॉर्म की ऑफिशियल टर्म्स यूज़ की जाती हैं। पर जो कॉम्प्लेक्स डाटा है उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करते हैं, डिवाइड किया जाता है, ब्रोकन किया जाता है इनटू स्मॉल एंड सिंपल वैल्यू एलिमेंट्स। सिंपल वैल्यू एलिमेंट्स से क्या होता है, जिसे हम रेशियो एनालिसिस करते हैं, बहुत तरह की एनालिसिस करते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, उसे रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। उससे क्या होता है, हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं कि अभी जो कंपनी है ग्रोथ पीरियड में है, या फिर अभी जो प्रॉफिट है अर्निंग वो उसने अभी कम ही की है, अभी और फर्दर कोई कंपनी ये आगे जाकर अच्छे प्रॉफिट कमाएगी आगे जाकर। और उसका रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट ऑफ द सेम स्टेटमेंट एंड द डिफरेंट स्टेटमेंट, हम इन्हें डिफरेंट वेज में भी चेक कर सकते हैं। जैसे बैलेंस शीट के साथ साथ हम अभी जो करंट बैलेंस शीट है, साथ ही साथ अभी जो फ्यूचर की या फ्यूचर की भी निकाल सकते हैं बैलेंस शीट, क्योंकि हमें प्लान बनाने होते हैं कि हमें यहाँ तक अभी लिमिट पहुँचनी है, या जो हमारे पास प्रीवियस ईयर की है, बेस ईयर की है, उन्हें कंपेयर कर सकते हैं अभी करंट ईयर की बैलेंस शीट के साथ। डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक साथ कंपेयर कर सकते हैं।
तो पहला टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब है कंपैरेटिव बैलेंस शीट स्टेटमेंट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट इस तरह से शो करती जाती है। पहले इसका नाम पढ़ते हैं क्या होता है कि यहाँ पर जो है टू और मोर से पहले दो मिनिमम मान लीजिए और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप प्लेस्ड साइड बाय साइड, जैसे कि यहाँ पर है 2016 और 2017, ठीक है। एंड चेंज इन अमाउंट इन एब्सोल्यूट फॉर्म एंड परसेंटेज टर्म टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। अभी कंपैरिजन में कैसे मदद करते हैं अब ये बताता हूँ। ये देखिए, ये जो पहले का ईयर होता है 2016, इसे बोलते हैं हम बेस ईयर। क्या बोलते हैं? बेस ईयर बोलते हैं। ये होता है हमारा करंट ईयर 2017 ईयर, जो अभी हाल फिलहाल में निकाला गया है। वैसे तो अभी 2021 है, फिर 2022 आएगा इस तरह से, पर ये हमारे पास जो है पहले डाटा पहले का गिवन है। तो मान के चलिए कि अभी 2017 ही चल रहा है, 2017 की हमने बैलेंस शीट निकाली है, तो करंट ईयर है। उससे पहले कौन सा ईयर होता है? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर को हम मान लेते हैं बेस ईयर, क्योंकि हर चीज़ में आप आपने कभी परसेंटेज निकाली होगी तो हम एक चीज़ को बेस में रखते हैं और ऊपर नंबर्स को चेंज करते जाते हैं जिससे परसेंटेज निकालते हैं। तो उस बेस को मानते हैं हम, है ना, प्रीवियस ईयर को हम एज अ बेस लेते हैं। तो एब्सोल्यूट चेंज होता है बी माइनस ए। बी मतलब होता है हमारा करंट ईयर और ए मतलब होता है प्रीवियस ईयर या बेस ईयर। तो सी निकलता है इससे बी माइनस ए करके। जैसे यहाँ पे है 20 लाख माइनस 16 लाख इज इक्वल टू 4 लाख। फिर इसे फर्दर इसकी परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है। 4 लाख क्या है? ये एब्सोल्यूट चेंज आया है कि हमारे पास जो है इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़े हैं। कितने? 4 लाख बढ़े हैं। पर ये कोई कहने का मतलब नहीं हुआ कि हमारे पास जो इक्विटी शेयर हैं वो 4 लाख बढ़े हैं। इसे हम फर्दर और एक चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, वो है परसेंटेज। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए जो चेंज है उसे ऊपर रखते हैं, जैसे कि यहाँ है 4 लाख, और जो बेस ईयर है लिया है हमने वो रखते हैं नीचे, ये है 16 लाख, इंटू 100 करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है 4 4 जा 16 और 25 4 जा होता है 100, ठीक है। तो ये आ गया 25%। इसी तरह से मैंने फर्दर बाकी सब की इंडिविजुअली परसेंटेज निकाल ली है। पर ये होती है हमारे नीचे, ये होती है ओवरऑल परसेंटेज। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं, तो ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट की परसेंटेजेस है, और इस साथ ही साथ ये है हमारे ओवरऑल सब्जेक्ट की परसेंटेज, कि हम टोटल मार्क्स को नीचे रखते हैं और जो टोटल सब्जेक्ट के हमारे सारे मार्क्स के जो जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके मार्क्स को टोटल करके वो से ऊपर रखते हैं, और जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं उनकी, जैसे 600 हो, 6 सब्जेक्ट है आपके पास और आपके सब में मान लीजिए 80 आए हैं, तो कितने हुए? 320। 6 सब्जेक्ट हैं और इंटू 480, तो 480 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 100 कर देंगे तो आपकी परसेंटेज निकल आएगी इस तरह से। तो ऐसे ही हम परसेंटेज निकालते हैं, और इससे क्या होता है, आप कह सकते हैं कि हाँ हमारी जो इक्विटी शेयर कैपिटल वो कितनी बड़ी है, वो बड़ी है 25%। तो इससे ये कहने में एक अच्छा लग रहा है ना कि कितने ज़्यादा परसेंट बड़ी है। आप अमाउंट ना बोलकर उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करके इजीली बोल सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं लोगों को कि हमारी जो कंपनी में है इन्वेस्टमेंट बढ़ रही हैं या ग्रोथ बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी, वो परसेंटेज में बताएंगे तो आपको अच्छा लगता है बताना। जो हम अपने मार्क्स बताते हैं वो भी परसेंटेज में बताते हैं कि हमारे 80% मार्क्स आए हैं, 77% मार्क्स आए हैं, या 90% है, 99.9% है। इसी तरह से इसका जो नेक्स्ट टूल है वो है कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज का बैलेंस शीट का मतलब क्या है, अब ये पहले समझते हैं। द स्टेटमेंट इन विच द आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर ईयर्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड एंड देयर आफ्टर कन्वर्टेड इनटू देम ए कॉमन बेस। तो 2 ईयर है यहाँ पर भी, देखिए 2015 और 2016। मैंने इसमें 2 ईयर चेंज इसलिए लिए हैं कि आपको पता चले कि करंट और बेस ईयर में क्या अंतर है। बेस ईयर हम बोलते हैं हमेशा पहले वाले ईयर को जो पहले बीत चुका है, तो बेस ईयर को बोलेंगे हम 2015 को बेस ईयर बोलेंगे, ठीक है। और इसे बोलेंगे करंट ईयर, क्योंकि ये 2015 के बाद आता है तो इसे करंट ईयर बोलेंगे, ठीक है। आई होप आप सबको अब करंट ईयर और बेस ईयर में अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो आपको समझ आ जाएगा कि करंट ईयर और बेस ईयर होता क्या है। तो यहाँ देखिए, यहाँ
अमाउंट्स डिफरेंट है, कोई सेम अमाउंट नहीं। यहाँ 5 लाख है, यहाँ है 10 लाख, यहाँ है 3 लाख, यहाँ है 2 लाख, यहाँ है 5 लाख, यहाँ 8 लाख, यहाँ 2 लाख, यहाँ 4 लाख, यहाँ टोटल है 15 लाख, यहाँ है 24 लाख। पर यहाँ पर हम एक कॉमन बेस ले लेते हैं जिससे हम इजीली बता सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, शेयर कैपिटल है। अब शेयर कैपिटल हमारे 5 से 10 लाख हो, यानी 5 लाख शेयर कैपिटल बढ़ गई है। ये इजी, ये अच्छा नहीं लगता ना बोलना कि कितने परसेंटेज या कितना बढ़ गया है। 5 लाख बोलेंगे कि शेयर कैपिटल कितनी बढ़ गई है, 5 लाख। नहीं, ये बताने में इफेक्टिव भी नहीं लग रहा और सामने वाला समझ भी नहीं पाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं कन्वर्ट करने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 5 लाख, तो 5 लाख है वो ले लेते हैं। मैं 5 लिख रहा हूँ कि बाकी 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी अमाउंट्स हैं वो 0 में है, यानी कि बाकी की जो फर्दर अमाउंट्स है वो 0 है, तो 0 से 0 कट डाउन हो जाएंगी, वो कोई चिंता की बात नहीं है। और यहाँ पे जो हमारा टोटल है वो है, जैसे कि टोटल लेते हैं ना, टोटल सब्जेक्ट के मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, तो यहाँ पे 15 है मैक्सिमम, 15 से ज़्यादा तो होगा नहीं। उसके बाद इंटू 100, ये क्या होगा, फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, परसेंटेज में। आप इसे काटेंगे तो 5 3 जा 15 और ये आएगा 33.33%। ठीक है, इसी तरह से 10 लाख डिवाइड बाय 24 लाख इंटू 100, तो कितना आएगा 41.67%। तो इससे आप देख सकते हैं कितना परसेंट इंक्रीज आया है पहले से। बेस ईयर में कितना परसेंट शेयर कैपिटल था और अब कितना परसेंट है। तो ये एक इजी मेथड है, ना कि आप बिग अमाउंट में डील करें, साथ ही साथ आपको क्या है इजी लगता है कि हाँ आप परसेंटेज में डील कर रहे हैं। और जब कोई काम है वो छोटे छोटे नंबर्स में डिवाइड कर दिया जाता है तो वो इजी लगने लगता है। तो यही कॉमन साइज और कंपैरेटिव बैलेंस शीट का काम था। इसके बाद जो है नेक्स्ट टूल वो है रेशियो एनालिसिस। अब रेशियो एनालिसिस कैसे की जाती है कि एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स, जिसमें हम बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट है ना, बैलेंस शीट और कैश फ्लो, और साथ ही साथ हम बनाते हैं बैलेंस शीट्स बनाते हैं अपनी। तो इनसे जो डाटा हमें मिलता है, जो इंफॉर्मेशन हमें मिलते हैं, उन्हें हम फर्दर रेशियोज में, परसेंटेजेस में, फ्रैक्शन में उन्हें कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हम अभी पढ़ के आए ना कि परसेंटेज में कितना डाटा इजीली रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल हो जाता है, वैसे ही वो काम रेशियो एनालिसिस का भी है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो आपको समझ जाएगा कि मैंने रेशियो एनालिसिस को उनमें इजीली और बहुत सिंपल मैनर में एक्सप्लेन किया है। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा। मैं वीडियो में उसका लिंक डाल दूंगा कि आपको वीडियो कैसे एक्सेसिबल होगी। मैंने एक पूरे प्लेलिस्ट बनाई हुई है और आप उसे ज़रूर देखिएगा अगर आपको रेशियो एनालिसिस के बारे में बहुत डीप में जानना है। तो मैंने उसमें चारों रेशियो समझाई हैं। पहली है लिक्विडिटी रेशियो, फिर है सॉल्वेंसी रेशियो, फिर है एक्टिविटी रेशियो एंड द लास्ट वन इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। मैंने चारों रेशियो को स्टेप बाय स्टेप एंड वीडियो बाय वीडियो और रेशियो बाय रेशियो बिल्कुल फ्लो में और इजी वे में समझाया है। तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और आपको मैं गारंटी करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आएगा कि ये रेशियो क्यों और कैसे और क्या फॉर्मूला है और कहाँ इस्तेमाल होती है। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा जाकर। और इसके बाद है नेक्स्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट, द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये स्टेटमेंट बनाया जाता है कि फ्लो देखता है कैश और कैश इक्विवेलेंट जितने भी एसेट्स होते हैं उनको, कि कंपनी में कैश इनफ्लो हो रहा है यानी कि कैश आ रहा है या कैश जा रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। तो ये है, यही काम होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। वो फर्दर 3 एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो मेन एक्टिविटी होती है। जैसे बहुत कम 2 तरह की कंपनी होती हैं, पहले होती है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी होती है ट्रेडिंग, जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, है ना। और मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जो सर्विस सेक्टर में काम करते हैं उन्हें ट्रेडिंग वाले कंपनीज बोलते हैं, और जो हैं ये इन्हें मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बोला जाता है। तो इनका जो मेन काम है, जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, वो यहीं पर कैलकुलेट किया जाता है अंडर डिफरेंट टर्म्स, है ना।
उनके अंदर के नेट रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन के साथ अदर इनकम प्लस ऐड करके फर्दर को उसके बाद और प्लस माइनस करने के बाद जो ऑपरेटिंग आपके पास इनकम निकल के आती है, मतलब जिसे हम कहते हैं कैश फ्लो या कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो या आउटफ्लो, वो पता चलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी की आती है वो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये हमारी जो रिलेटेड होती है, ये फुल्ली रिलेटेड होती है हमारे एसेट्स से, कि हमने एसेट्स में कितनी इन्वेस्टमेंट की है, कि हमने कौन कौन सा एसेट्स अभी डिस्पोज किए हैं हाल ही में, या फिर हमने कितने न्यू एसेट्स न्यू परचेज किए हैं, उसके बारे में उसे मैनेज करके रखना। क्योंकि जो एसेट्स होते हैं वो फर्दर कहाँ इस्तेमाल होते हैं, जनरेटिंग रेवेन्यू। जितने भी प्लांट एंड मशीनरी हम परचेज करते हैं या जितने भी लैंड एंड बिल्डिंग इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे एक तरह से एक सोर्स ही तो होता है इनकम जनरेट करने का। अगर वही नहीं होंगे तो हम अपनी इनकम कैसे जनरेट करेंगे? तो उसका भी एक कैश फ्लो होता है। उसे प्रिपेयर मतलब कैश हमने परचेज करेंगे तो कैश जा रहा है, सेल की हमने कोई डिस्पोज की मशीनरी तो वो कैश आ रहा है। उसी तरह से उसे मैनेज किया जाए, उसमें एक्सपेंडिचर यानी कि रिपेयर कराए हैं, वो भी सब कुछ हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर देखते हैं। उसके बाद तीसरी एक्टिविटी आती है, वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। It analyzes the change in the equity and preferential share capital and debenture and other long term borrowing या other borrowing, short term borrowing या long term borrowing जो भी है, ये चेंज देखता है हमारी जो इक्विटी में चेंज है, हमने जो इक्विटी है वो बढ़ी हैं या घटी हैं, प्रेफरेंशियल शेयर हैं वो बढ़े हैं घटे हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं उनके बारे में, उन्हें टाइमली इंटरेस्ट पे हो रहा है नहीं हो रहा है डिवेंचर्स को या बोरोइंग्स पर, साथ ही साथ उनमें से कितने को हमने पेमेंट कर दिया है, जो हमें डिविडेंड हमने टाइमली डिविडेंड हमने बांटा है नहीं बांटा है प्रेफरेंशियल शेयर सिक्योरिटी शेयर्स को। साथ ही साथ ऐसे ही हम फाइनेंस जो भी फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में की जाती हैं। तो ये है कैश फ्लो। उसके बाद जो फर्दर है वो है प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले हम इन्हें रीअरेंज करते हैं एक मैनर में, जिससे कि हम कोई डिजायर्ड इंफॉर्मेशन निकाल सकें, जिससे पता चले कि हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं उन्हें कोई एक मैक्सिमम डिजायर्ड इंफॉर्मेशन निकालें फ्रॉम एवरी डाटा फॉर एनालिसिस कैन बी ऑब्टेन्ड, जिससे हम कोई एक मेन सोर्स निकाल सकें, ऑब्टेन कर सकें। फर्दर आफ्टर रीक्लासिफिकेशन हम जो डाटा हैं उन्हें क्लासीफाई करें डिफरेंट, जैसे हम पहले रिकॉर्ड करते हैं एंट्री, तो रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल में डालते हैं, फिर लेजर में डालते हैं, फिर उसे फर्दर ऐसे क्लासीफाई करते करते उन्हें अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं और बैलेंस शीट ट्रेडिंग पैनल बनाते हैं। इसी तरह से उन्हें पहले क्या होता है, उन्हें रीअरेंज करना होता है। उसके बाद आता है कंपैरिजन। उन्हें कंपैरिजन किया जाता है टाइम सीरीज डाटा, जैसे टाइम सीरीज डाटा से कैसे, मतलब प्रीवियस डाटा से अभी करंट ईयर के डाटा को कंपेयर करना। अभी कंपेरेटिव स्टडी में सीख गए हम, उसमें ऐसे ही करते हैं कि प्रीवियस ईयर के डाटा को करंट ईयर डाटा से कंपेयर करते हैं। कंपेरेटिव डाटा में क्या होता है, जो हमने अभी करंट में फ्यूचर पॉलिसीज बनाए, जो भी करंट में हमने पॉलिसीज बनाई हैं, बजट्स बनाए हैं, स्ट्रेटेजी बनाए हैं, उनकी तरह उन जो हमने रेशियो वहाँ पे सेट किए हैं उनसे कंपेयर करते हैं कि हाँ हमने जो जो अभी स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, अब कंपनी वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। उसके बाद एनालिसिस, हम डीप एनालिसिस करते हैं कंपनी की लिक्विडिटी के बारे में, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, सॉल्वेंसी के बारे में, कि कंपनी कितने साल और चलेगी। वैसे कंपनी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, बहुत लंबे समय तक के लिए चलती है, जिसे हम कहते हैं सक्सेसिव कहते हैं, है ना। मतलब वो कंपनी तो बहुत कम होती हैं जो जल्दी से जल्दी लिक्विड होती हैं, क्योंकि जो ज़्यादा अर्न करने वाली कंपनी होती है वो ज़्यादा समय तक के लिए चलती हैं। और हम उसके सॉल्वेंसी के बारे में जानते हैं कि कंपनी टाइमली पेमेंट कर रही है नहीं कर रही है डेप्टर्स को नहीं, क्रेडिटर्स को। ये जो क्रेडिटर्स जो हमारे क्रेडिट सप्लायर होते हैं उन्हें टाइमली पेमेंट हो रही नहीं हो रही है, या फिर हमें डेप्टर्स पेमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम फर्दर कोई एक इंटरप्रिटेशन पे जाते हैं। कंडक्टिंग ए पार्ट ऑफ स्टेटमेंट एनालिसिस of financial information, the interpretation should be precise and directed towards the indicating the movement of various financial character, जिससे हम पता कर सके कि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उनसे एक रिजल्ट या कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हम उसे फर्दर बजट स्ट्रेटजी पॉलिसी या फॉर फॉरसीइंग एनी फोरकास्टिंग के लिए मान लीजिए
हम उस डाटा को यूज करते हैं। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है, प्रोसेस होता है, जैसे रीअरेंज करना, कंपैरिजन करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना। उसके बाद आता है पर्पस। पहला पर्पस है असेसिंग दी अर्निंग कैपेसिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। जैसे कि हमने अभी कंपेयर किया कि हमारे जो एसेट्स हैं वो बढ़े या घटे, परसेंटेजेस में हमने चेक किया, तो उससे हम फर्दर प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं कि हमारे जो प्रॉफिट हैं, जो अर्निंग कैपेसिटी है, वो कैसे, मतलब जो इंक्रीज हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं, ग्रोथ है वो कैसे है, चल रही है। उसके बाद हम निकालते हैं फर्दर असेसिंग दी मैनेजरियल एफिशिएंसी, कि जो मैनेजरियल एफिशिएंसी है वो कैसी है इस समय कंपनी की। जो हमने बजट्स बनाए होते हैं, जो हमने पॉलिसीज बनाई होती हैं, जो हमने स्टडीज बनाई होती हैं, उनके अकॉर्डिंग हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो है ना। तो ये जो मैनेजिंग एफिशिएंसी है वो भी इसके थ्रू चेक की जा सकती है। उसके बाद आते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द एंटरप्राइज। ये कंपनी जो अपना टाइमली पेमेंट कर रही है नहीं कर रही है क्रेडिटर्स को, है ना, ताकि वो हमें टाइमली जो क्रेडिट सप्लाईज करते रहें, और उसके बाद हम उन्हें पेमेंट करते हैं। वो साइकिल है ना, ऑपरेटिंग साइकिल, कि हमें कैश हमने आज इन्वेस्ट किया स्टॉक्स में, वो फर्दर घूमने तक, हमें सेल्स करने के बाद जो प्रॉफिट जो मिलती है सेल्स, वो तब तक आने तक वो पैसा ऑपरेटिंग साइकिल में लगा रहता है। पर वो वर्किंग कैपिटल हम उससे हेल्प करते हैं ताकि हम अपने पेमेंट कर सकें अपने क्रेडिटर्स को। इसके बाद करते हैं हम इंटरफर्म कंपैरिजन, कि कंपनी की जो ग्रोथ है उसे चेक करने के लिए हम प्रीवियस ईयर से उसे कंपेयर करते हैं। और साथ ही साथ हम फोरकास्ट करते हैं और प्रिपेयर करते हैं बजट। हम जो प्लान बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग, उसके जैसे हम कोई न्यू मार्केट में एंटर कर रहे हैं या कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो पहले फोरकास्ट ही होगा एक तरह से वो, उसके बारे में रिसर्च करते हैं। उसके बाद उसके बजट बनाते हैं कि हमें इतना बजट लेके चलना है इस मार्केट के लिए, इस प्रोडक्ट के लिए। फिर अनएक्सप्लेबल एंड अंडरस्टैंड करते हैं उसे डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट तरीके से, जैसे पाई चार्ट और ग्राफ, उनकी हेल्प से उन्हें ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और साथ ही किसी को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि कंपनी में जो ग्रोथ है, वो सिस्टम है, वो किस तरह से फॉलो किया जाता है। उसके बाद आते हैं उसके यूजर्स। पहला यूजर है इसमें मैनेजमेंट, क्योंकि कोई भी डिसीजन लेने के लिए कौन काम करता है, मैनेजमेंट होता है, क्योंकि मैनेजमेंट ही उस सारी इंफॉर्मेशन को संभालता है और साथ ही साथ उन्हें फर्दर एनालाइज करता है और कुछ डिसीजन पे पहुंचते हैं। फिर उसके बाद आते हैं एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को क्यों चाहिए होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? जॉब सिक्योरिटी के लिए, टाइमली बोनस के लिए, टाइमली वेज पेमेंट के लिए, और साथ ही साथ वो उनके जो लीडर्स होते हैं, यूनियन लीडर्स होते हैं, वो भी कंपनी में हिस्सा लेते हैं ताकि उनको क्लैरिटी मिल सके कि कंपनी वर्क कैसे कर रही है। और उसके साथ फिर आता है शेयर होल्डर्स हैं, ओनर इन्वेस्टर। जितने भी अभी करेंटली होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, ओनर्स इन्वेस्टर हैं, वो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनकी फर्दर देखा जाता है, वो देखते हैं कि कंपनी उनके जो अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं वो कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं और उन्हें कितना रिटर्न दे रहे हैं। उसके पोटेंशियल इन्वेस्टर वो चाहते हैं इन्वेस्ट करना, पर वो पहले क्या चेक करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं कि कंपनी की ग्रोथ कैसी है, कैसे वो कर रही परफॉर्म कर रही है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बेस पर। उसके बाद क्रेडिट सप्लायर जो हैं, वो जो उन्हें टाइमली पेमेंट मिल रही है नहीं मिल रही है, और साथ ही साथ उनको क्योंकि वो अपने जो है क्रेडिट सप्लाई करते हैं तो उन्हें टाइमली पेमेंट भी चाहिए होती है, और वो किसी और नई कंपनी में जाने से पहले उसके स्टेटमेंट को ज़रूर देखते हैं। ऐसे ही साथ बैंक्स भी होते हैं, वो भी हमारे स्टेटमेंट में इसलिए इच्छुक होते हैं ताकि उन्हें कंपनी के इनकम सोर्सेज के बारे में पता चले और कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में पता चले। साथ ही साथ रिसर्चर्स जो तरह तरह की रिसर्च करते रहते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी किस तरह के स्टेप्स लेती हैं जिससे वो आगे ग्रोथ, सर्वाइवल या फिर है ना कर सके न्यू मार्केट में। उसके बाद है टैक्स अथॉरिटी। जैसे गवर्नमेंट होती है वो डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस लगाती है, या फिर कोई इनवैलिड या फिर कोई रॉन्ग एक्टिविटी ना हो कंपनी में, है ना, तो वो देखने के लिए चेक करते हैं। साथ ही साथ कस्टमर जो कोई जैसे ब्रांड लॉयल वाले कस्टमर होते हैं या फिर डिफरेंट कस्टमर होते हैं, वो कंपनी के स्टेटमेंट भी इच्छुक होते हैं जानने के लिए कि कंपनी आखिर कर क्या रही है।
उसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू लर्न एंड अंडरस्टैंड अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।